हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये हमारा BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 233। इसमें जियन फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटने वाला है, जिसके बाद शुरुआत होगी स्पेशल ट्रेड फेयर की। सो अगर आप डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो अब जान लेते पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले पार्ट की शुरुआत में हम एक हॉल को देखते हैं। ये बड़ा सा रूम उस मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के अंदर था। इस समय यान लाइंस की पिल हॉल की जो भी अपर एशेलॉन्स होते हैं वो इस हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। स्पेशली हमारा ध्यान जाता है दो बुड्ढों पे। इसमें एक का नाम था लिu चेंग और दूसरे का नाम था वू जेन। इन दोनों का एल्केमी लेवल 70 ईयर हाई ग्रेड पे पहुंच चुका होता है। जिस तरीके से जिया ने इन सभी को कल मौजूद होने के लिए बोला है, इस चीज को ये लोग स्वीकार नहीं पा रहे थे। आखिरकार पिछले कई सालों से वो यान लाइंस में लगातार ऑर्डर करते आ रहे हैं। उन्हें ऑर्डर करने की किसकी हिम्मत हुई। लेकिन सभी काफी बकवास करने के बाद भी गुहे जो कि लीडर के स्पॉट पर बैठा हुआ होता है वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। सीन आगे शिफ्ट हुआ था। अगले दिन यान लाइंस के मैक्सिमम एल्केमिस्ट मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के एक बड़े से स्क्वायर एरिया के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ समय बाद जियान अपीयर हुआ था। फाइनली शुरुआत हो जाती एल्केमी की। हालांकि सभी कानों में खबर पहुंच चुकी होती है कि जियान यहाँ पे टेरेट की मेडिसिन पिल को रिफाइन करने वाला है। बट जब जियान एक्चुअली पिल रिफाइनमेंट को शुरू करता है, सभी के दिल एकदम दहल गए थे। जियान के आईब्रोज के बीच में से जो खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, उसकी वजह से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। जो टेरेट की मेडिसिन पिल यहाँ के लोगों के लिए रिफाइन करना एकदम इम्पॉसिबल होती है, उससे जियान बड़े स्मूथली रिफाइन करता जाता है। खैर प्रोसेस भी काफी दिनों तक लास्ट करती है। फाइनली पिल रिफाइन हो गई थी। आसमान में काले थंडर क्लाउड्स इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे 5 कलर पिल लाइटनिंग में। इसने भी यान लाइंस में एक बहुत ही बड़ा कमोशन क्रिएट कर दिया था। लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि अगर ये 5 कलर पिल लाइटिंग उनके ऊपर गिरी तो फिर उनकी क्या हालत होने वाली है। लेकिन जब एक्चुअली में 5 कलर पिल लाइटिंग नीचे आती है, जियान एक इशारे में समन करता है अपने स्काई डीमन पपेट को, जो कि सारी पिल लाइटिंग को निगल जाता है। इस मेडिसिनल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के बाद जियान शुरुआत करता है पनिशमेंट्स की। जो भी पिल हॉल के एल्डर्स पिछले कुछ सालों में यान अलायंस के अंदर एरोगेंट बिहेव करते आ रहे हैं, उन सभी को एक एक करके सामने लाया जाता है। एंड में जब वू जेन और लिu चेंग का नाम आता है तो ये दोनों बुड्ढे एकदम बहुत चक्के हो जाते हैं। ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे जियान एक्चुअली इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। आखिरकार एक टियर 7 का हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट किसी फैक्शन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। लेकिन शायद इन दोनों ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। जब इन दोनों बुड्ढों को मालूम पड़ता है कि इनकी एक चलने वाली नहीं है तो वो यान अलायंस को क्विट करके यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियान आखिर ऐसा होने कैसे दे सकता था। वो हवा में एक थप्पड़ मारता है। ये दोनों सीधे ग्राउंड से जाकर टकराते हैं। फिर उन सभी अपराधियों को कैप्चर कर लिया गया था। अब क्योंकि ये टीरेट की पिल रिफाइन करी गई थी शाओ शाओ के लिए, इस वजह से हमने फाइनल सीन में देखा था कि जियान उस मेडिसिन पिल को शाओ शाओ को खिला देता है। अब जैसे जैसे शाओ शाओ ग्रो होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन और भी परफेक्ट होता जाएगा। फाइनल सीन होता है क्वीन मेडुसा और जियान के बीच का। खैर उसकी बात न करते हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत, जिससे आपको आगे की स्टोरी मालूम पड़ सके। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के वॉर और पिल हॉल के मामले को रिजॉल्व करने के बाद जियान आगे का समय काफी रिलैक्स तरीके से बिताता है। भले ही यान अलायंस बहुत ही ह्यूज हो, लेकिन काइलिन, शाओडिंग और बाकियों ने इसे काफी अच्छे से मेंटेन किया था। नेचुरल सी बात है कि जैसी बैटल खत्म होती है वो सभी चीजों को संभाल लेते हैं। इस वजह से जियान को सभी के बारे में सोचना ही पड़ता। इसी रीजन की वजह से जियान ने आगे का समय काफी लीजरली बिताया था, क्योंकि अभी तक वो शाओ शाओ के साथ नहीं होता। इस वजह से जब तक जियान के पास टाइम है वो प्रॉपरली एक फादर होने की फीलिंग को एंजॉय करता है। इस समय के दौरान जियान के पास जो भी फ्री टाइम बचता था उस समय का यूज करके जियान मास्टर यालाओ के द्वारा बिल्ड करे हुए वर्म होल को स्टेबलाइज कर देता है। मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस जामा एम्पायर से ज्यादा दूर नहीं है। ये लोकेशन बहुत ही सूटेबल है। इस वजह से जो वर्म होल सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन से कनेक्ट होता है उससे मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में स्टेबलाइज किया जाता है। फ्यूचर में जिस भी साइड को परेशानी फेस करनी पड़ती है वो काफी जल्दी एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। इस वर्म होल के स्टेबलाइज होने की वजह से यान लाइंस की हिडन स्ट्रेंथ काफी राइज होगी। फॉलिंग स्टार पवेलियन की सपोर्ट की वजह से कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट रीजन का कोई भी फैक्शन यान अलायंस से फ्यूचर में कम्पीट नहीं कर पाएगा। अब यान अलायंस के लिए पूरी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। इस समय के दौरान जो भी पिछले कुछ सालों में यान अलायंस से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनकी पूरी जानकारी जियान को मिलती है, जिसकी वजह से जियान सरप्राइज कर रहा होता है। वो होता है शाओ गेट, जिसे शाओली ने ब्लैक कॉर्ड रीजन में स्टेबलाइज किया था। अब वो भी यान अलायंस का एक पार्ट बन चुका है। वो भी फ्यूचर में से लोकेशन बनने वाली है जहाँ से यान अलायंस एक्सपेंड हो रहा होगा। यान अलायंस की पैन गेट के ऊपर सपोर्ट की वजह से शाओ गेट की डेवलपमेंट काफी सही होती है। वो भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में डोमिनेट करने की कगार पे आ चुका था। जैसे फ्यूचर में टाइम एकदम करेक्ट होता है, यान अलायंस, शाओ गेट और फॉलिंग स्टार पवेलियन जैसे फैक्शंस जो कि जियान के अंडर आते हैं वो पूरी तरीके से मर्ज हो सकेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा पावरफुल फैक्शन बनेगा जो कि कॉन्टिनेंट के 3 रीजन्स में फैला हुआ होगा। इसका पोटेंशियल सच में बहुत ही ह्यूज है। इस समय हम देखते हैं यान अलायंस के डीप कोर्टयार्ड को। अब यहाँ पे जियान उसके दोनों भाई इकट्ठे हो चुके होते हैं। थोड़ी सी दूरी पे हम काइलिन और शाओ शाओ को
खेलते हुए देखते हैं। शाओ शाओ की क्रिस्प हंसी की आवाजें पूरे कोर्टयार्ड को लगातार लाइवली बनाती हैं। जियान को इस तरीके से पीसफुल फील करे हुए बहुत ही समय हो चुका है। शाओ शाओ के साथ खेलते हुए कालिन के कोल्ड चेहरे पे जैसे इंचेंटिंग स्माइल आती थी, उसे देख के जियान भी स्माइल रिवील करता है। जब तक वो शाओ शाओ के सामने होती है तब तक यान लाइंस की आइस कोल्ड डेप्यूटी चीफ, जो कि हमेशा हॉटी बिहेव करती है, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाया करती थी। ऐसे सीन को देख के जियान की हार्ट बीट भी कई बार बढ़ जाती है। इस समय के दौरान शाओडिंग और शाओली ने जियान और कालिन की वेडिंग का एक सिंपल फंक्शन अरेंज किया था। अब ये वेडिंग कुछ खास ग्रैंड नहीं होती क्योंकि इसे अटेंड करने वाले बस शाओली और शाओडिंग ही होते हैं। यहाँ पे कुछ खास भीड़ इकट्ठी नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से बड़ा भाई एक फादर का रोल निभा रहा है, इस वजह से शाओली और शाओडिंग के प्रेजेंट होने से ये वेडिंग भी काफी सीरियस थी। पहले चीज चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन कालिन ने पिछले सालों से लगातार जिस तरीके से यान लाइंस को अकेले संभाला है, जियान अंदर से काफी गिल्टी फील करता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन कालिन स्टेटस को डिजर्व करती है। कोर्टयार्ड में बैठा हुआ जियान पिछले कुछ सालों में उसके जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उन सभी के बारे में शाओली और शाओडिंग को बताता है। कई बातों को जान के शाओली और शाओडिंग की आंखें नैरो हो जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में यान लाइंस को संभालते हुए उनकी लाइफ भी सिंपल नहीं रही, लेकिन तब जियान अकेले ही इनसे बड़े डेंजर्स को फेस कर रहा होता है। उसकी जर्नी भी लगातार डिफिकल्टी से भरी हुई रही है। पूरी कहानी को सुन के दोनों शाओली और शाओडिंग साय करते हैं। वो जियान के मेच्योर हो चुके चेहरे को दोबारा देखते हैं। जियान के कंधे पे पूरे शाओ क्लैन को रिवाइव करने का वेट है। अगर उसकी जगह पे और कोई होता तो शायद ऐसे वर्डन की वजह से वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका होता, लेकिन जियान ने अपने फादर को रेस्क्यू करने के साथ साथ शाओ क्लैन को राइज करवाने के लिए अपने आप को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाया है। शाओडिंग कहता है, थर्ड ब्रदर, पिछला समय तुम्हारे ऊपर टफ रहा है। शाओडिंग के मुंह से अचानक से बाहर इन शब्दों को सुन के जियान एकदम चौंक जाता है। वो सॉफ्ट आवाज में रिप्लाई करता है, अगर ये छोटी सी परेशानी हमारी फैमिली को फिर से रियूनाइट कर सकती है तो फिर इसे सहने में क्या हर्ज है। बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर, आप दोनों मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। अगर मैं तब भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता तो फिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। जियान के शब्दों को सुन के दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनके चेहरे पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली स्माइल आती है। खून के ऐसे डीप रिश्ते के होने की वजह से इन्हें और भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जब कालिन तीनों स्माइल कर रहे भाइयों को देखती है, उसके चेहरे पे भी मुस्कान की चमकान आ गई थी। एक परिवार होने की ये फीलिंग उसके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। लगता है जो पिछले सालों में उसने एफर्ट्स लगाए हैं वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं गए। जब जियान शाओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करता है, शाओडिंग को शाओडी का चेहरा एकदम सरप्राइज से भर गया था। शाओडिंग कहता है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि हमारा शाओ क्लैन इतनी एंशिएंट हिस्ट्री को पोजेस करता है। हालांकि इन दोनों ने कहीं ना कहीं शाओ क्लैन के बारे में सुना था, बस ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि इनका शाओ क्लैन, जो कि वुटिंग सिटी एक छोटी सी फैमिली है, वही वो शाओ क्लैन है जो कि दूसरी कॉन्टिनेंट के 8 एंशिएंट क्लैंस का एक पार्ट है। जियान साय करके बोलता है, लेकिन हमारे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो इसका फाइनल अमाउंट बचा हुआ था उसे मैंने एंसेस्टर शाओजॉन से नरेट कर लिया है। तभी जियान एक डीप लुक के साथ बोलता है, और तो और हमारे शाओ क्लैन ने हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े फैक्शन का ध्यान इसलिए ही अट्रैक्ट किया है क्योंकि हम उसी एंशिएंट शाओ क्लैन से बिलोंग करते हैं। शाओडिंग अपनी आईब्राउज को निट करके बोलता है, लेकिन जियान तुम तो कह रहे थे कि हमारे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो फिर हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर हमला क्यों करेगा। जिस तरीके की हमें जानकारी मिली, हॉल ऑफ सोल उन सभी एक्सपर्ट्स को कैप्चर करना चाहता है जिनकी रगों में हमारे शाओ क्लैन का खून बह रहा है। जियान अपनी कुर्सी की आर्म चेस्ट पर धीरे धीरे टैप करता है। उसके चेहरे पे भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। जियान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हॉल ऑफ सोल के वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी के शाओ क्लैन के मेंबर्स के अंदर वो दूधी ब्लड लाइन पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, फिर इन्हें कैप्चर करने का क्या पॉइंट है। क्या वो इन सभी को हॉस्टेज की तरह यूज करके चाहते हैं कि जियान तोशी एंशिएंट गॉड जेड को हैंड ओवर कर दे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके फादर ही इनफ है, बाकियों को कैप्चर करना बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। हम जियान को अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। अब उसका दिल और भी ज्यादा अलर्ट हो गया था। वो कहता है, हॉल ऑफ सोल के लोग क्या करना चाहते हैं। अगर नॉर्मली बात करिए है तो हॉल ऑफ सोल कोई भी व्यर्थ काम नहीं करता है क्योंकि वो शाओ क्लैन में इंटरेस्टेड है। इनके पास डेफिनेटली अपना रीजन होगा। जब जियान की आईब्रोज नेट होती है, इसे देख के शाओडिंग स्माइल के साथ बोलता है, रिलैक्स, हमारा अभी का शाओ क्लैन ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। यान अलायंस ने क्लैन के कई मेंबर्स को अलग अलग जगहों पे फैला दिया है। हॉल ऑफ सोल के लिए सभी को कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। जैसे ही फ्यूचर में एक बार हमारा फैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सारे बिखरे हुए क्लैन मेंबर्स दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। जियान चुपचाप से नोट करता है। लगता है उसके बड़े भाई ने चीजों का ध्यान रख लिया है। खैर नेचुरल सी बात है, जिस तरीके की चीजों को शाओ क्लैन ने सफर किया है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा दोबारा हो। जियान थोड़ा और सोचने के बाद स्काईफाई 3 मिस्ट्री चेंज को बाहर निकालता है। वो इसे शाओली के हाथ में देते हुए बोलता है, सेकंड ब्रदर, ये सीक्रेट टेक्निक स्क्रोल है। जैसा जैसा इसमें बताया जाता है आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और जो भी आपको क्लैन के आउटस्टैंडिंग मेंबर्स लगे इसे उन्हें भी पास किया जा सकता है। स्काईफाई 3 मिस्ट्री चेंज को एंसेस्टर शाओजॉन ने क्रिएट किया था। जब क्लैन के मेंबर्स इसे प्रैक्टिस करते हैं तो इसके अंदर यूज होने वाले स्पेशल मेथड की वजह से उन्हें क्लैन टैटू क्रिएट करने का मौका मिलता है। हालांकि अभी के क्लैन मेंबर्स कोई भी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं करते, जिसकी वजह से वो क्लैन टैटू की पूरी स्ट्रेंथ को अनलिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली राइज किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिन फ्लेम्स का इस्तेमाल स्काईफाई 3
मिस्ट्री चेंज को यूज करने के लिए होता है वो सिर्फ हेवली फ्लेम्स हो। इसे नॉर्मली 20 फ्लेम से भी एक्टिवेट किया जा सकता है। शाओली केयरफुल तरीके से स्क्रोल को रिसीव करता है। वो अच्छे से जानता था कि जियान के पास कोई भी ऑर्डिनरी चीज नहीं होती। अगर वो कह रहा है कि यूजफुल है तो शाओली इसके ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करेगा। शाओली को स्क्रोल को एक्सेप्ट करते हुए देख जियान कहता है क्योंकि यान अलायंस की सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है, मैं बाकी के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करूंगा। इस वजह से अगले 2 दिन के अंदर मैं सैंडल प्रिंस वापस जाने वाला हूँ। इन शब्दों को सुन के शाओलिंग और शाओली स्टार्टर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं इतनी जल्दी? इन दोनों के एक्सप्रेशन को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आई थी। वो कहते हैं हाँ, यान अलायंस और फॉरेन स्टार पवेलियन के बीच का वर्महोल ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है। इसका यूज करने से ट्रैवलिंग टाइम काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप दोनों को टाइम मिले तो आप एक बार वर्महोल को ट्राई कर सकते हो। मैं इसके बारे में पहले से ही फॉरेन स्टार पवेलियन को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर दिनों को सही से गिना जाए तो वो स्पेशल ट्रेड फेयर भी काफी पास आ चुकी है। जियान को जल्दी से वापस जाना होगा। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसे हासिल कर पाता है तो उसके लिए दोसन क्लास को पूरी तरीके से पीछे छोड़ना कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं होगी। एक बार सच में जियान के कदम दोशंग लेवल पर रख जाते हैं उसके बाद ही जियान के पास हॉल ऑफ सोल जैसे फैक्शन से फाइट करने की पावर होगी। अदरवाइज जियान अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए ब्लाइंडली हॉल ऑफ सोल नहीं जा सकता। जियान के शब्द काइलिन भी सुन लेती है। वो शाओ शाओ को अपनी तरफ खींच के बोलती है क्या तुम कल के बाद जाने वाले हो? जियान सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं हाँ, इस बार तुम्हें भी फॉरेन स्टार पवेलियन वापस आना होगा जिससे तुम टीचर से मिल सको। जियान याओलॉ को अपने फादर के जैसे रिगार्ड करता था। अब क्योंकि काइलिन उसकी वाइफ बन चुकी है तो उसे नेचुरली याओलॉ की ब्लेसिंग लेनी होगी। ये सुन के काइलिन अपनी आंखों को रोल करके बोलती है वो ओल्ड मिस्टर, अगर जियान के टीचर ने पहले से रोका नहीं होता तो अभी तक उसके हाथ से जियान की जान कई बार जा चुकी होती। जियान नॉड करता है। वो नीचे बैठकर शाओ शाओ के सर को सहलाते हुए बोलता है एडिशनली हम शाओ शाओ को भी फॉरेन स्टार पवेलियन लेके जाएंगे क्योंकि वही सबसे सेफेस्ट जगह है और तो टीचर उसे इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अभी की शाओ शाओ की ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही है। जियान के शब्दों को सुन के काइलिन की आंखों में हम एक अनविलिंगनेस को फ्लैश होते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पास भी एग्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वो जानती थी कि जियान इसे भी शाओ शाओ के लिए कर रहा है। मामले को क्लियर करने के बाद जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो सर को ऊपर उठा के देखते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे वर्महोल को स्टेबलाइज किया गया था। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, इसके बारे में जाने हुए उसे ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। अब फाइनली वो उसके और भी क्लोज आ गया है। वो वर्महोल जो कि फॉरेन स्टार पवेलियन से कनेक्टेड होता है उसे यान अलायंस के डीपेस्ट पार्ट में स्टेबलाइज किया गया था। इसके डिफेंसेस बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं। जियान इस वर्महोल के बारे में पब्लिक को नहीं बताता। हालांकि वर्महोल का यूज होने पे यान अलायंस के द्वारा कलेक्ट करने वाली फीस काफी मोटी होने वाली है, लेकिन जियान को ऐसा लगता है कि चीजों को छुपा के रखना ही सही है, वरना जैसे ही बड़े बड़े फैक्शंस को मालूम पड़ता है कि कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का ये वर्महोल सीधा सेंट्रल प्लेन से कनेक्ट करता है, यान अलायंस के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसके बारे में जान के कई लोग जेलस हो जाएंगे। सीन शिफ्ट हुआ था और हम देखते हैं एक बड़े से वर्महोल को। ये एक बड़े से हॉल के अंदर होता है। अभी स्लोली रोटेट हो रहा होता है। इसके अंदर से खतरनाक स्पेशल फ्लक्चुएशंस एमिट हो रही होती हैं। अभी काइलिन का ग्रुप काफी स्टंट तरीके से इस वर्महोल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। काइलिन कहती है क्या यही वर्महोल है? वो भी एक रियल वर्महोल को पहली बार देख रही थी। आखिरकार ऐसी चीजों को कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में काफी कम देखा जाता है। जियान स्माइल के साथ नोट करता है। उसके साइड में खड़ी हुई थी लिटिल फेई डॉक्टर, टियानो जुन्जे और चेंगलिन। वहीं पे वो एक्सपर्ट जिन्हें याओलॉ ने समन किया था वो प्रोफाउंड लाइन सेक्रेट मैटर के खत्म होने के बाद तुरंत ही सेंट्रल प्लेन्स वापस लौट जाते हैं। जियान पीछे मुड़ के देखता है शाओली और शाओडिंग की तरफ। वो स्माइल के साथ बोलता है बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, चलो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप किसी को भी फॉरेन स्टार पवेलियन भेज सकते हो, कोई न कोई आपको रिसीव कर रहा होगा। ये सुन के शाओली और शाओडिंग नोट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखना। जियान स्माइल करता है लेकिन वो कुछ भी फालतू नहीं बोलता। इस जगह पे मौजूद सभी की तरफ हाथ कब करने के बाद वो सबसे पहले वर्महोल में एंटर कर जाता है। जैसे जियान की बॉडी डिसअपियर होती है, काइलिन जो कि शाओ शाओ को कैरी कर रही होती है वो भी लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप के साथ वर्महोल में एंटर कर जाती है। जियान के ग्रुप को वर्महोल में डिसअपियर होते हुए देख शाओली और शाओडिंग के चेहरे पे हल्का सा सैड एक्सप्रेशन आता है। कुछ समय तक यहाँ पे रहने के बाद वो यान अलायंस के मेंबर्स को लेकर चले गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फॉरेन स्टार पवेलियन के इनर हॉल को। अभी याओलॉ छोटी सी लड़की को स्टडी कर रहे होते हैं जिसने सफेद कपड़ों को पहन के रखा है। वो कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है। अभी शाओ शाओ जियान के पैरों को हक करके अपनी काली आंखों से याओलॉ को देखे जा रही थी। याओलॉ का चेहरा एकदम स्टैंड हो चुका होता है। जियान जानता था कि जब काइलिन के प्रेग्नेंट होने की खबर बाहर आई थी तब मास्टर याओलॉ को ऑलरेडी हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। इस वजह से उन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सिचुएशन को देखते हुए पहले जो भी हुआ जियान उसके बारे में याओलॉ को एक्सप्लेन करता है। याओलॉ को ऐसे स्टेबल टेम्परामेंट के बाद भी वो जियान की स्टोरी को सुन के अपने सिर को हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं सच में कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है। वो काइलिन की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलते हैं पहले तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत नफरत करती थी, अगर मैं ना होता तो ये पहले से तुम्हारी जान ले चुकी होती। याओलॉ के शब्दों को सुनने के बाद काइलिन का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। पहले उसके और याओलॉ के बीच में ऑलरेडी कई बार फाइट हो चुकी है, मतलब छोटी छोटी फाइट्स, लेकिन उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ओल्ड मैन जो कि तब उससे बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था वो एक्चुअली में इतना टेरिफाइंग होगा। काइलिन शाओ
शाओ के सर को सहलाते हुए बोलती है, शाओ शाओ जल्दी से ग्रैंड टीचर को ग्रीट करो। ये सुन के शाओ शाओ की बड़ी बड़ी आंखें कई बार ब्लिंक करती हैं। वो हेजिटेशन के साथ जियान को देखती है। जब जियान भी स्माइल के साथ नॉड कर देता है तभी वो एक हल्की सी टिमिड आवाज में कहती है, ग्रैंड टीचर। जैसे ही शाओ शाओ की सॉफ्ट आवाज यालो के कानों में जाती है उनका चेहरा खुशी से एकदम भर गया था। उनकी भले कोई संतान ना हो लेकिन वो जियान को अपने बेटे की तरह मानते थे। उनके पर्सपेक्टिव से जियान की डॉटर उनकी ग्रैंड डॉटर है। उनकी एज के साथ वो चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लेकिन अल्टीमेटली जब बात होती है छोटे बच्चों की उनका चेहरा भी काफी जेंटल हो जाता है। या लोग खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पे होती है एक स्माइल। वो एकदम जेंटल तरीके से शाओ शाओ के चेहरे को टच करते हैं जिसके बाद यालो ने शाओ शाओ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। एक मोमेंट के बाद उनके चेहरे पे एक जॉय अपीयर होता है। वो कहते हैं, क्या पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये भी फायर एफिनिटी के साथ साथ तुम्हारी तरह एक वुड के ट्रेस को पोजेस करती है। इसके लिए एल्केमी को प्रैक्टिस करना बहुत ही सही होगा। यालो की पूरी बात को सुन के जियान स्माइल करता है। वो ऑलरेडी सेंस कर चुका था कि शाओ शाओ का कॉन्स्टिट्यूशन एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ही शानदार है। अगर अभी की शाओ शाओ को तब के जियान से कंपेयर किया जाए तो वो जियान को पहले से ही पीछे छोड़ चुकी है। अगर उसे अच्छे से ग्रूम किया गया तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। यालो की आंखों में एक एक्साइटिंग ग्लिंट फ्लैश होता है। जब जियान यालो से पहली बार मिला था सेम ऐसे ही ग्लिंट को उसने यालो की आंखों में देखा था। यालो बताते हैं, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो हमारी तब की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भी अभी की शाओ शाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और उसका कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे कई गुना बेहतर है। अगर ये अच्छे से ट्रेन करती है तो इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स तुमसे आगे ही होंगी। जब यालो शाओ शाओ को इस तरीके से एवेल्युएट करते हैं जियान हल्के से नोट करता है। भले कॉन्स्टिट्यूशन और टैलेंट भी जरूरी हो लेकिन किसी की भी फ्यूचर अचीवमेंट्स उसकी परसेवरेंस से डिसाइड होती हैं। जियान के इस लेवल पे पहुंचने का रीजन उसका स्ट्रेंथ पर रिलाई करना नहीं है बल्कि उसके ब्रेक थ्रू एक के बाद एक ब्लडी बैटल लड़ने से मिले हैं। एक ट्रू एक्सपर्ट को एट द एंड खुद पे रिलाई करना होता है। टीचर यालो का हाथ लगातार शाओ शाओ की बोन्स को चेक करता रहता है। जब वो थोड़ी सी और फोर्स का यूज करते हैं शाओ शाओ अपने मुंह को फुला लेती है। इसे देख के रूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। शाओ शाओ को कुछ और समय तक पिंच करने के बाद यालो अपने सर को ऊपर उठाते हैं। वो बिना किसी हेजिटेशन के जियान से पूछते हैं क्यों ना शाओ शाओ की फ्यूचर की ट्रेनिंग मैं कंडक्ट करूं। शाओ शाओ के शानदार कॉन्स्टिट्यूशन को देख के यालो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। यालो के सजेशन को देख के जियान स्माइल के साथ नोट करता है। ओरिजिनली वो शाओ शाओ को फॉलन स्टार पवेलियन इसलिए लेके आया है जिससे यालो उसे गाइड कर सके। आखिरकार जियान अभी तक जितने भी अल्केमिस्ट से मिला है उनमें से कोई भी यालो की मेडिसिन रिफाइनमेंट स्किल्स को सरपास नहीं कर सकता। अगर वो शाओ शाओ को पर्सनली ग्रूम करते हैं तो नेचुरली सबसे बेस्ट बात है। जियान ये भी भली बात ही समझता था कि भले ही शाओ शाओ का टैलेंट बहुत ही आकर्षित हो लेकिन इसकी वजह से यालो जैसे एक्सपर्ट ऐसे एंग्शियस तरीके से रिएक्ट नहीं करने वाला। यालो सच में शाओ शाओ को अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह देखते थे। वो चाहते थे वो एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रो हो। ऐसे सीन को देख के जियान भी अंदर से काफी वार्म फील करता है। यालो प्यार से शाओ शाओ के सर को थपथपाते हुए उसे काइलिन को वापस कर देते हैं। वो कहते हैं, बच्ची पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्महोल में ट्रैवल कर रही है, इसे तुम अच्छे से रेस्ट करने दो। ऐसा करने के बाद वो फॉलन स्टार पवेलियन के एक एल्डर को इंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे शाओ शाओ और काइलिन के रहने के बंदोबस्त हो सके। काइलिन को भी एटमॉस्फेयर रीड करना अच्छे से आता था। वो जानती थी कि अब समय आ गया है जब इस टीचर और डिसाइबल के पेयर के बीच में पर्सनल बातें शुरू होने वाली हैं। इस वजह से वो शाओ शाओ के साथ वापस जाने से पहले बोलती है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग आगे चैट करते रहो। काइलिन को शाओ शाओ को ले जाते हुए देख यालो अपनी नजरों को वापस जियान की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं, लड़के तूने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड में जाके मेडुसा तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। ये सुन के जियान अपने हाथों को फैला ही सकता था। उसके और काइलिन के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने भी इमेजिन नहीं किया था कि क्वीन मेडुसा जो कि कई सालों तक किलिंग इंटेंट के साथ जियान का पीछा करती आई है वो एंड में जाके उसकी वाइफ बन जाएगी। यालो अपनी दाढ़ी को फॉन्डल करते हुए हंस के बोलते हैं, मुझे इस बार के मामले के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जिस तरीके से वो 2 टियानजिन को डिस्पैच कर पाए हैं ये दिखा रहा है कि होलोसोल इस बार ठोस कदम ले रहा है। लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से होलोसोल का भारी नुकसान भी हो गया है। तुमने 9th टियानजिन को ऑन द स्पॉट फिनिश कर दिया और वो 4th टियानजिन भी अधमरी हालत में जैसे भाग पाया है। यालो कहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि होलोसोल क्या करना चाहता है। ये क्लैन हमेशा अनफेथमेबल और मिस्टीरियस रहा है। जिस तरीके से वो सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं होलोसोल के अंदर डेफिनेटली कोई स्कीम पक रही है और जिस तरीके से हाल फिलहाल सोल को इतनी तेजी से इकट्ठा कर रहे हैं लगता है स्क्रीन काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। जैसी जानकारी मैंने हासिल करी है सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ के कॉन्टिनेंट के बाकी रीजन्स में कई बड़े बड़े वॉर्स इरप्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि होलोसोल इन सभी युद्धों में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इन शब्दों को सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है, ओह तो कॉन्टिनेंट की और भी हिस्सों में वॉर्स इरप्ट हो गए। वो अंदर से काफी अनईजी फील करने लगा था। आखिर होलोसोल के बंदे क्या करना चाहते हैं। यालो सोलम एक्सप्रेशन के साथ हल्के से नोट करते हैं। वो फटाक से टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं, उस स्पेशल ट्रेड फेयर की शुरुआत होने में अभी आधा महीना रह गया है। बचे हुए समय में हमें काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। वो जो कि स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो सभी टॉप एक्सपर्ट्स और पावरफुल फैक्शंस होते हैं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कुछ ज्यादा ही अल्लरिंग है क्योंकि हम इसके बारे में खबर को हासिल कर पाए हैं तो फिर और फैक्शंस को भी इसके बारे में पता होगा। अगर हम फाइनल मैप फ्रेगमेंट को ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो हमें उसके बदले में काफी महंगी कीमत को चुकाना होगा। जियान नोट करता है।
प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में तीसरे रैंक पे है। सिर्फ ये रैंक बताती है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा भयानक है। इसकी अट्रैक्टिवनेस के बारे में किसी को नेचुरली बताने की जरूरत नहीं है, भले ही वो बस एक मैप फ्रैगमेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू डेफिनेटली बहुत ही फ्राइटनिंग होने वाली है। इसे कई कॉम्पिटिटर्स के बीच में से हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये लोग सीरियस लुक के साथ बोलते हैं, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, हमें प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ऑब्टेन करना ही होगा। इसके 4 नक्शे के टुकड़े हैं। अब क्योंकि इनमें से 3 तुम्हारे हाथों में, हमें लास्ट मैप फ्रैगमेंट को ऑब्टेन करना ही होगा। तीनों हेवनली फ्लेम्स जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के टॉप 3 पर रैंक करती हैं, वो तीनों ही एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लेवल के एग्जिस्टेंसेस हैं। कॉन्टिनेंट के अंदर ही तीनों हेवनली फ्लेम्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। हजारों लाखों सालों के बाद भी इन तीनों जैसी एक भी और फ्लेम का जन्म नहीं हुआ है। रूमर्स के हिसाब से क्योंकि हेवनली फ्लेम रैंकिंग की टॉप 3 फ्लेम्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, ये दुनिया भी ऐसी और फ्लेम को क्रिएट नहीं करना चाहती। जब कोई भी हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, तभी कई हजारों सालों के बाद एक नई फ्लेम का जन्म होगा। इस दुखी कॉन्टिनेंट की स्पिरिट भी ऐसी डिवाइन चीज से डरती है। जैसे ही जियान की वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन में एंट्री होती है, वो और यालो सीधे रिट्रीट में चले जाते हैं। जब ये दोनों अपने रिट्रीट में थे, फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान में लगातार लाइटिंग चमकती रहती है। आसमान के थंडर क्लाउड्स इतने कॉमन हो गए थे कि अब इन्हें देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऑर्डिनरी डिसाइपल्स भी कुछ खास सरप्राइज फील नहीं करते। लेकिन ये अनयूजुअल से फिनोमेना स्टार रेलम को बिल्कुल डैमेज नहीं करते। जैसे पिल लाइटिंग फॉर्म हुआ करती थी, तुरंत ही आसमान में कई डार्क गोल्डन फिगर्स देखे जा सकते हैं, जो कि बिना कुछ छोड़ी पूरी पिल लाइटिंग को एक बार में एब्जॉर्ब कर लिया करते थे। ऐसे अनयूजुअल से फिनोमेना लगातार आधे महीने तक चलते रहते हैं, जिसके बाद ही ग्रेजुअली स्लो हुए थे। आधे महीने के बाद हम जियान और यालाओ को फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन से आते हुए देखते हैं। ये दोनों काफी थके हुए लगते हैं। वो दोनों एक बार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ भी अननेसेसरी नहीं बोलते। दोनों अपने अपने कमरों में वापस लौट के पूरे 3 दिन तक रेस्ट लेते हैं। जब तीसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी, यालाओ और जियान की फिर से मुलाकात होती है। 3 दिनों के रेस्ट के बाद इनकी और पूरी तरीके से रिकवर हो चुके थे। यालाओ जियान को देख के स्माइल के साथ बोलते हैं, चलो जर्नी को शुरू किया जाए। अगर टाइम को भी देखा जाए तो स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू होने वाली होगी। जियान नोट करता है। अभी उसके साथ काइलिन और लिटिल फेई डॉक्टर ही होते हैं। काफी समय के बाद यालाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर जा रहे हैं। इस वजह से जितने ज्यादा एक्सपर्ट्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में रहेंगे, स्टार रेलम के डिफेंसेस उतने ही टाइट हो पाएंगे। अभी यालाओ खड़े हुए थे एक माउंटेन के टॉप पे। वो नीचे स्टार रेलम को देख के स्माइल के साथ बोलते हैं, अगर हमारे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी भी होती है, वैसे हालात के बंदोबस्त भी हो चुके हैं। ये कहने के बाद यालाओ आसमान की तरफ देखते हैं। वो आगे बढ़ के स्टार रेलम के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं। यालाओ को जाते हुए देख जियान की नजर जाती है काइलिन और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो कहता है चलो हम भी चलते हैं। शाओशियन नोट करती है। वो तीनों यालाओ को फॉलो करते हैं। इवन सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के लिए भी स्पेशल ट्रेड फेयर काफी अनफेमिलियर चीज है। सिर्फ कॉन्टिनेंट के टॉप फैक्शंस और एक्सपर्ट्स को ही ऐसी स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में जानकारी है। जब ये सो कॉल्ड स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू होती है, हालांकि इसका कोई स्पेशली ऑर्गेनाइजर नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ही स्पेशल ट्रेड फेयर एक्सपेंड होती है, एक सूटेबल ऑर्गेनाइजर अपीयर होता है। ये ऑर्गेनाइजर कोई एक एक्सपर्ट या फिर सिंगल फैक्शन नहीं होता, बल्कि ये काम 3 सेक्ट साथ में मिलकर करते हैं। ये तीनों फैक्शंस कुछ खास फेमस नहीं है। इन तीनों के नाम है ग्राउंड लाइन गेट, मिस्टीरियस स्पेस सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन। इन तीनों की रेपुटेशन उन चारों पवेलियंस के बराबर भी नहीं है। लेकिन जब बात होती है स्ट्रेंथ की, तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसे फैक्शंस भी इनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत सारे हिडन फैक्शंस हैं। जिस तरीके सेंट्रल प्लेन्स की स्ट्रेंथ को ऊपर ऊपर से 1 हॉल 1 टावर 2 सेक्ट 3 वैलीज और 4 पवेलियंस में समराइज किया जाता है, ये बिल्कुल सेंट्रल प्लेन्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। कुछ फैक्शंस अपने आप को काफी छिपा के रखते हैं, लेकिन इनकी फाउंडेशन और स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है। भले इनकी स्ट्रेंथ बाकी फैक्शंस से बिल्कुल कम ना हो, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपने आप को छिपा के रखते आ रहे हैं। सेंट्रल प्लेन्स की जो भी टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आंखों में तीनों फैक्शंस काफी ट्रस्टवर्दी हैं। इनसे कई बार डील करने के बाद कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने इन तीनों सेक्ट को ऑर्गेनाइजर के रूप में चुना है। इस वजह से इवेंट में कोई परेशानी नहीं होती। इन तीनों फैक्शंस के ज्वाइन करने की वजह से स्पेशल ट्रेड फेयर और भी ग्रैंड हो जाता है। इस मेले के अंदर जो भी अल्टीमेट लेवल के ट्रेजर्स आते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए कई छिपे हुए एक्सपर्ट्स बाहर आया करते थे। ये भी कहा जा सकता है कि पूरी दुखी कॉन्टिनेंट में स्पेशल ट्रेड फेयर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली जगह है। अगर TN क्लास के लेवल की 2 स्किल्स की बात करी है, वो भी इस स्पेशल ट्रेड फेयर में कुछ खास रेयर नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसी स्किल को अक्वायर करना चाहता है, तो उसे ऐसी चीज को बाहर निकालना होगा जो कि दूसरी पार्टी को भी सेटिस्फाइड कर सके। इस इवेंट में डकैती डालने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में तो उसे इन तीनों सेक्ट के कमांड अटैक का सामना करना होगा, जो कि स्पेशल ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो भी फैक्शंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो भी उस इंसान को दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करता था, उन्हें पहली कसम खानी होती है कि जो भी स्पेशल ट्रेड में परेशानी खड़ी करेगा, उसके ऊपर सभी मिलकर हमला करेंगे। यहाँ पे इकट्ठे होने वाले जेन्युइन एक्सपर्ट्स हमेशा अपने शब्दों की वैल्यू करते थे। हालांकि पहले भी स्पेशल ट्रेड फेयर में कुछ लोगों ने डकैती डालने की कोशिश करी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन सभी की एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। कुछ ऐसे रूल्स की वजह से स्पेशल ट्रेड फेयर की ग्रोथ और भी बढ़ती जा
रही है। अब यहाँ पे आकर्षित होने वाले टॉप लेवल एक्सपर्ट्स के नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर स्पेशल ट्रेड फेयर की लोकेशन की बात करी जाए तो ये सेंट्रल प्लेन्स के साउदर्न पार्ट में एक डेजर्ट में होती है। यहाँ पे लगातार धूल के तूफान चलते रहते थे, जिसकी वजह से इस जगह पे लोगों का गुजरना कम होता है। और तो और क्योंकि ये बिल्कुल रूखा सूखा एरिया है, ये फैक्शन का ध्यान आकर्षित नहीं करता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग इस जगह को बिल्कुल वेस्टलैंड समझते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी इंसान ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता कि जगह जहाँ पे कोई वाइल्ड बीस्ट भी जाना नहीं चाहेगा, वो सेंट्रल प्लेन्स का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग एरिया है। हम देखते हैं रेगिस्तान के आसमान को, कुछ समय बाद में एक स्विच की साउंड सुनाई देती है। 4 ब्लरी फिगर्स अपीयर हुए थे। वो कुछ ही फ्लैशेस के बाद रेगिस्तान के किनारे पे जाते हैं। जियान अपने सर को उठा के देखता है सामने की तरफ, जहाँ पे लगातार रेत उड़ रहा होता है। वो सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं कि यहाँ पे येलो स्माइल के साथ नोट करते हैं। वो चारों तरफ देखने के बाद हंस के बोलते हैं, भले ही जगह तुम्हें काफी डेसोलेट नजर आ रही हो, लेकिन अगर तुम केयरफुली सेंस करोगे तो इसके नीचे तुम्हें कई पावरफुल और सेंस होंगे। येलो के शब्दों को सुनने के बाद जियान की आईब्रोज रेज हो जाती हैं। तुरंत ही जियान की आईब्रोज से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। ये चारों तरफ फैलने लगी थी। तुरंत ही सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन जियान के चेहरे को कवर कर लेता है। जैसे वो पहली बार यहाँ पे अपनी सेंसेस को फैलाता है, वो तुरंत ही करीब 100 पावरफुल औरों को सेंस कर पाता है। इन तीनों में सबसे वीकेस्ट होता है 3 स्टार डोजन, वहीं पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और की काफी यूनिक फ्लक्चुएशंस थी। जियान ने इस तरीके की रिपल्स को पहले यालो से सेंस किया था। क्लियरली ऐसी मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस सिर्फ एक एलीट दोशंग ही पोजेस कर सकता है। भले ही एनर्जी रिपल बहुत ही ज्यादा हल्की हो, लेकिन कम से कम इस ऑरे का मतलब ये है कि वो एक्सपर्ट 9 स्टार डोजन के पीक के 8वें चेंज तक पहुंच चुका है, वरना उसके लिए ऐसी फ्लक्चुएशंस को एमिट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। जियान कहते सच में सेंट्रल प्लेन्स की हाईएस्ट ग्रेड की ट्रेड फेयर कहलाने की वर्दी है। इसने इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया है। जियान बस इन्हीं औरों को डिटेक्ट कर पा रहा था। वो अपने दिल में इस बात को समझता था कि ऐसे कई और भी होंगे जिन्हें वो सेंस नहीं कर पा रहा है, और जो भी उन औरों के मालिक होंगे उनके नाम के सामने सेंट जरूर लगता होगा। येलो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस के बोलते हैं, हाँ ये तो बस एक छोटा सा पोजीशन है, हमारी इसमें एंटर करने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि ये ट्रेड फेयर कितनी ज्यादा हाई एंड की है। वो फटाक से सीरियस सी आवाज में कहते हैं, ट्रेड फेयर में एंटर करने के बाद तुम सभी को अच्छे से बिहेव करना होगा। अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हैं, भले ही हिडन सेक्ट फेमस ना हो, लेकिन इनके पास दोशंग लेवल का ओल्ड मॉन्स्टर भी हो सकता है। इस वजह से अगर हो सके तो हमें उन्हें ऑफेंड नहीं करना है। टीचर येलो की वार्निंग को सुन के जियान हल्के से नोट कर देता है। भले अभी का फॉलिन स्टार पवेलियन काफी अच्छे से डेवलप कर रहा हो, लेकिन ऐसा येलो की एल्केमी स्किल्स और उनकी बेंचिंग लेवल की कल्टीवेशन पे रिलाई करने की वजह से हो रहा है। नहीं तो फॉलिन स्टार पवेलियन भी विंड लाइटिंग पवेलियन जैसा ही एक फैक्शन है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे फैक्शन सेंट्रल प्लेन्स में कई मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली विंड लाइटिंग पवेलियन जैसे कई डिसेंट फैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जियान के एक्सप्रेशन को देख के येलो स्माइली के साथ बोलते हैं, ऑफ कोर्स अगर खुद कोई हमसे पंगे लेना चाहता है तो हम भी सॉफ्ट वेव नहीं करेंगे। भले उनकी बेंचिंग लेवल की स्ट्रेंथ अनमैचेबल ना हो, लेकिन उनके पास एक और स्टेटस है, वो सेंट्रल प्लेन्स के एक जाने माने एल्केमिस्ट हैं। ऐसे टाइटल की वजह से अगर एलीट दोशंग भी यालो से मिलते हैं तो उन्हें भी अपने घमंड को कंट्रोल में रखना होगा। जियान की टोली को इतना बताने के बाद यालो बोलना बंद कर देते हैं। वो अपने हाथ को वेव करते हैं। तुरंत ही वो सभी हवा में फ्लैश होते हुए इस रेगिस्तान के डीपेस्ट रीजन में चले जाते हैं। कोई भी रेगिस्तानी तूफान जो कि जियान की बॉडी के 100 मीटर के दायरे में आता था, वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाया करता था। जियान, शाओशियन और काइलिन टीचर यालो को अच्छे से फॉलो करते रहते हैं। वो सैंडस्टॉर्म जिसकी वजह से कई लोग टेरिफाइड फील करेंगे, वो उनके सामने कोई परेशानी खड़ी नहीं करता। इस वजह से बस 10 मिनट की ट्रेवलिंग के बाद जियान का ग्रुप डेजर्ट के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाता है। वो येलो को फॉलो करते हुए एक बहुत ही तीखी ढलान वाले माउंटेन के ऊपर जाते हैं। जब वो उस रेत के पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ देखते हैं, तीनों के चेहरे को शॉक कवर कर लेता है। उन्हें इस ऊंचे से रेत के पहाड़ के ऊपर 1000 फुट बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है। ये स्लोली रोटेट हो रहा था। इसमें से लगातार सक्शन फोर्स की वेव्स फैल रही होती हैं। जब जियान की टोली माउंटेन टॉप पे खड़ी हुई होती है, कई लोग जिनके और बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो आसपास के पहाड़ों में फ्लैश होते रहते हैं। फाइनली वो ब्लैक होल में एंटर करके गायब हो जाया करते थे। जियान ने सीन को ऑब्जर्व करने के बाद साय करता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, तो ये स्पेशल ट्रेड फेयर का एंट्रेंस है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस इवेंट के लिए अपना ही रियल्म खोला गया है। ऐसी ग्रैंडनेस को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो बस जियान के लिए सरप्राइजेस की शुरुआत ही हो रही है। अब खैर कौन कौन सी चीजें उसका वेट कर रही हैं, चलो इसके बारे में हम जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुरुआत में हम देखने वाले 8 रंगों वाले ओरिजिन स्टोन को, और ऑफ कोर्स जियान की टोली के यहाँ पे आने का जो रीजन है, जी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में फ्रेगमेंट की। अगले एपिसोड के एंड में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आप सभी स्पेशल ट्रेड फेयर वाले आर्क को लेके क्या सोचते हो, कमेंट्स में लेके जरूर बताना। क्या जिस तरीके से इससे पहले वाले दोनों आर्क रहे हैं, ये एटलीस्ट उस लेवल को टच तो नहीं कर पा रहा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमें इसका लाइक एम रखते हैं 11K का। आई होप आप सभी इसे कंप्लीट करवा दोगे। एज अ रिवॉर्ड आपको क्या मिलने वाला है उसके बारे में आप तो जानते ही होगे। जो अभी तक चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं कर पाए वो डेफिनेटली प्लान्स को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली की ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन हर एक चीज की अपनी स्पेशल फीलिंग होती है। हालांकि अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं कि मेंबरशिप कुछ खास बदलाव ला पाए, बट मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे चीजें बेटर होती जाती हैं, कंटेंट को और भी इंप्रूव किया जाएगा। आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करते रहोगे। ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको चैनल की होम पेज पे मिल जाएगा। यहाँ तक
तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो उसके लिए फटाफट से लेफ्ट में क्लिक करो। रिलीज होने के बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड राइट में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।